electric field at any point due to dipole. ये टॉपिक है, ठीक है। उसके लिए क्या करोगी कि एक डाइपोल बनाओगी, यहां पर -q चार्ज रखोगी, यहां पर +q चार्ज बी पॉइंट पर। लेंथ ऑफ द डाइपोल 12 है और इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट C है, जिस C पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए तुम क्या करोगी, इस एंगल को थीटा मानोगी, इस डिस्टेंस को r मानोगी, ठीक है। और मानोगे कि डाइपोल ए बी दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन है। एक डाइपोल A1B1 होगा इधर, और एक डाइपोल इस डाइपोल के परपेंडिकुलर होगा, जिसको तुम डाइपोल A2B2 कह सकती हो, ठीक है। ये डाइपोल A2B2 कहोगी और ये डाइपोल A1B1 ये होगा, A1B1, ठीक है। यानी ये जो फिगर मैंने बतलाया, मैं ये कह रहा हूं कि एक डाइपोल, इसको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए पहले ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि डाइपोल ए बी दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन है, डाइपोल A1B1 और डाइपोल A2B2। डाइपोल A1B1 जो है वह OC के अलोंग है और डाइपोल A2B2 OC के परपेंडिकुलर है। अब तुम देखो कि डाइपोल A1B1 के एक्सियल लाइन पर पॉइंट C है, इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं है, तो इसके कारण जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। इसको E1 मान लो। और अब देखो कि यही पॉइंट C डाइपोल A2B2 के लिए इक्वेटोरियल लाइन है, क्योंकि डाइपोल A2B2 डाइपोल A1B1 पर परपेंडिकुलर है, नहीं सर, हाँ, डाइपोल A2B2 डाइपोल A1B1 पर परपेंडिकुलर है, और OC जो है वह भी A2B2 पर परपेंडिकुलर है, और O इसका मिड पॉइंट है। इसलिए OC A2B2 के लिए इक्वेटोरियल लाइन होगा, और यही OC A1B1 के लिए एक्सियल लाइन होगा। तो कल या परसों, पिछले दिनों तुम पढ़ी हो कि एक इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल के कारण, वो इस तरह से होता है, AB के डायरेक्शन में होता है। तुम देख लेना पिछला डेरिवेशन। तो यहाँ A2B2 के डायरेक्शन में होगा। देखो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट C पर, एक्सियल लाइन के पॉइंट C पर, तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग OC। और ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 है वह किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, A2B2 के कारण पॉइंट C पर। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो A2B2 के पैरेलल होगा। अब जो देखो ये भी एक दूसरे पर 90 डिग्री का फिक्स बनेगा। अगर तुम इसको ऐसे करके वेक्टर फॉर्म में ले जाओगी तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। अभी हम कुछ लिखाए नहीं है ज्यादा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, है बहुत इजी। पहले फिगर समझो, एक बार फिगर देखोगी तो लगेगा कि सर क्या बना दिए हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया है। मैंने पहले क्या किया कि मैंने एक डाइपोल खींचा। यहां से सीखोगी तो सीख पाओगी। यहाँ पर -q चार्ज है देखो, और यहाँ पर +q चार्ज है, हम यही ना बनाए हैं। ये मिड पॉइंट O है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट C है। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भारी नहीं लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि डाइपोल AB जो है, जो दो परपेंडिकुलर डाइपोल का कॉम्बिनेशन है, इट इज कंसीडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर डाइपोल्स, डाइपोल A1B1 एंड डाइपोल A2B2। डाइपोल A1B1 क्या है भाई, अलोंग OC है। A1 हो गया, ये B1 हो गया। और डाइपोल A2B2 क्या नहीं समझ आ रहा है,
ऑन कर दीजिए। हाँ कर वाइट सकती स्विच है, वाइट वाइट आपके पीछे वाइट स्विच जो है ना हो ये। हाँ हाँ ये समझ में आ रहा है। डाइपोल A1 B1 जो है OC के अलोंग है और डाइपोल A2 B2 OC पर परपेंडिकुलर है। ये हो गया A2 B2। अब देखो यही पॉइंट C डाइपोल A1 B1 के लिए एक्सियल लाइन के लिए है और डाइपोल A2 B2 के इक्वेटोरियल लाइन पर है। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द OC होगा और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू OC होगा। ठीक है, अब मैं लिखाता हूँ, लिखो। पहले मैंने फिगर समझाया, तो फिगर बनेगा क्यों नहीं बनेगा? एक ही बार बनाओगे तो नहीं बनेगा, समझ करके बनाओ ऐसे। जितना बार कहो उतना बार फिगर बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया और इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। नहीं देखो यहां भी मैंने बनाया, वहां भी बनाया, जितनी बार कहोगे उतनी बार बनाएंगे। अब लिखो A1 B1 जो है along OC है, A2 B2 परपेंडिकुलर टू OC है, यानी परपेंडिकुलर टू A1 B1 है। जो OC पर परपेंडिकुलर होगा वो A1 B1 पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लैंग्वेज लिखा रहा हूं, लिखो। हाँ फिगर बनाओ। फिगर बनाने से पहले लिख भी सकती हो, बाद में भी लिख सकती हो। हाँ लिखाऊं, देखो लेट अस कंसीडर अ डाइपोल AB of length 12. Let us consider a dipole AB of length 12 having minus q charge at point A and plus q charge at point B. Let us consider a dipole AB of length 12 having minus q charge at point A and plus q charge at point B. ठीक है, let 12 be the length of the dipole. Let 12 be the length of the dipole minus q charge at point A and plus q charge at point B. Let 12 be the length of the dipole. ठीक है, अब लिखो let C be the point, let C be any point, लिख दो let C be any point at a distance small r from the midpoint O of the dipole. Let C be the Any point at a distance small r from the midpoint O of the dipole. Yes, from the midpoint O of the dipole. ठीक है बेटा, अब लिखो कि it is लिखो it is considered that the dipole AB is the combination of two mutually perpendicular dipoles. Dipoles. Two mutually perpendicular dipoles, A1 B1 and A2 B2. A1 B1 and A2 B2. A1 B1 is along OC. Two mutually perpendicular dipoles A1 B1 and A2 B2. फुल स्टॉप के बाद A1 B1 is along OC. A1 B1 OC के along है, perpendicular to OC. Any problem? OC, not AC. OC. अब लिखो let angle perpendicular to OC. फिर लिखो कि let
एंगल COB इक्वल टू थीटा। COB को थीटा मान लो। अब लिखो लेट P बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल AB। लेट P बी द डाइपोल मोमेंट of dipole AB। It can be resolved into two mutually perpendicular components. It can be resolved. It can be resolved into two mutually perpendicular components. P cos थीटा एंड P sin थीटा। ये थीटा सामने देख रही हो, P cos थीटा एंड P sin थीटा। नेक्स्ट कर दें क्या कि फिगर रहने दें? हाँ हाँ, अरे ठीक है, ये वाला एक फिगर रहने देते हैं, एक मिटा देते हैं। ये वाला मिटा दें, ये वाला ठीक है, छोटा वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी कुछ लिखा रहा हूँ। P cos थीटा एंड P sin थीटा लिख ली। अब लिखो P cos थीटा इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल A1B1। P cos थीटा किसका डाइपोल होगा? डाइपोल मोमेंट होगा A1B1 का। P cos थीटा इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल A1B1 and P sin theta is the dipole moment of dipole A to B2। ठीक है, अब देखो उधर वाला मिटाता हूं। हाँ बना लो। हाँ कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है बनाओ। तब मैं ये लिख रहा हूँ कि लेट, हाँ लिखो लेट वेक्टर E1 and vector E2 be the electric field at point C at point C due to dipole A1B1 and A2B2 respectively। ये हो गया। हम लोगों ने मान लिया कि E1 जो है, देखो E1 C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है A1B1 के कारण, और E2 जो है A2B2 के कारण C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब मैं लिखूंगा कि सिंस पॉइंट सी, क्या लिख दिया मैंने, लेट point C lies on the axial line of dipole A1B1। डाइपोल A1B1 की एक्सियल लाइन पर पॉइंट C है कि नहीं? तो देयरफॉर मोड वेक्टर E1 ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r3। ये 2p cos थीटा बाई r3 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिराइव मैंने कराया था 2p/r3 डिराइव कराया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। तो चूंकि यहाँ A1B1 का डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है इसलिए 2p cos थीटा हो गया। होता तो ऐसे सिंपल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3, लेकिन यहाँ तो p इसका डाइपोल मोमेंट p नहीं ना है, p cos थीटा है, इसलिए 2p cos थीटा लग गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा? along OC लिख सकती हो, along। सर अब आप सॉल्यूशन करवाने लगे? हाँ डिराइव करा रहा हूँ, देख लीजिए। हाँ ठीक है मैडम, ये डेरिवेशन है। पहले फिगर हम लोग बनाते हैं। हाँ। नहीं समझ में आया आप इसे कौन? ये वाला आप अभी गिवन लिख पा रहे हैं, डेरिवेशन स्टार्ट कर दीजिए। डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया। यहाँ से शुरू होकर देखो यहाँ से लेट E1 and E2 be the electric field at point C due to the dipole A1B1 and dipole A2B2 respectively। मतलब इधर देखो, सुनो ना, C पॉइंट पर डाइपोल A1B1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और A2B2 के कारण E2 है, ये तो मैंने माना, लेकिन ये मैं जो लिखा रहा हूँ ये पिछला डेरिवेशन मैंने कराया था। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K 2p/r2। तो यहाँ P नहीं लिखकर P cos थीटा लिखे हैं हम, और तो कुछ लिखे नहीं है। अब K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं। नहीं समझ में आया है? हाँ ठीक, ओके, समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। अब फिगर क्या करना, हम दिखाने के मूड में है तो सबसे लास्ट में फिगर बना। अच्छा अब देखो कि पॉइंट सी डाइपोल A2B2 के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर है। मैं लिखाऊंगा सिंस, हाँ कोई और से कलर लीजिए ना, पर्पल लीजिए ना। क्या कलर चेंज करने को कह रही है। ठीक है, कौन कलर चेंज करेगा? पर्पल। ये पर्पल सर ग्रीन के बगल में जो पर्पल है ये है, ये ठीक है, लिखूंगा सिंस पॉइंट C lies on the equatorial line इक्वेटोरियल लाइन, देखो बात नहीं करो, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। मैंने लिखाया कि चूंकि पॉइंट सी डाइपोल A2B2 के इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो देयरफॉर मोड वेक्टर E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पी साइन थीटा बाई आर क्यू। और इसका डायरेक्शन लिखाऊंगा परपेंडिकुलर टू ओसी, परपेंडिकुलर टू ओसी, ओसी के परपेंडिकुलर है, उसी रेखा के। पिछले क्लास में ही मैंने पढ़ाया था कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू स्क्वायर मैंने लिख दिया है, गलत है। इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P न होकर P साइन थीटा है A2B2 डाइपोल का। यही वजह है कि मैंने अभी लिखाया है मोड वेक्टर E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई आर क्यू परपेंडिकुलर टू ओसी, ओसी के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने E1 और E2 लिखा दिया। अब देखो, अब मैं इसमें वेक्टर रूल अप्लाई करूंगा और वेक्टर E निकालूंगा। चलो लिखो सर पी साइन थीटा, उसके बाद बाई आर क्यू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, अच्छा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ओसी। जगह नहीं था इसलिए मैंने इस तरह से, एक मिनट प्लीज। हाँ। अब मैं लिखाऊंगा कि इफ या लेट लिखो, लेट वेक्टर E विद वेक्टर E विद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड net electric field at point C, at point C due to dipole, due to dipole, dipole के कारण C पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, ये मैंने माना। तो देयरफॉर मैं लिखाऊंगा कि मोड वेक्टर E इक्वल टू अंडर रूट मोड वेक्टर E1 स्क्वायर प्लस मोड वेक्टर E2 स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखाऊंगा बिकॉज वेक्टर E1 परपेंडिकुलर टू वेक्टर E2। जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो 2ab cos थीटा नहीं लिखाता है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री cos 90 जीरो होता है। जैसे मुझे लिखाना था ना, मोड वेक्टर E1 स्क्वायर प्लस मोड वेक्टर E2 स्क्वायर प्लस 2 मोड वेक्टर E1 मोड वेक्टर E2 cos थीटा। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री है और cos 90 जीरो होता है, इसलिए वह टर्म जीरो हो गया। तो उस टर्म को मैंने छोड़ दिया, उतना शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इधर वाला लिख ली हो, ठीक है। अब देखो, अब लिखो कि देयरफॉर मोड वेक्टर E, या सिंपल में भी लिख सकती हो, मोड वेक्टर E इक्वल टू अंडर रूट मोड वेक्टर E1 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। दोनों का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, मोड वेक्टर E1 और मोड वेक्टर E2। अब रूट के बाहर निकालो तो ये हो जाएगा तुमको मोड वेक्टर E स्क्वायर, बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू। अंदर बचेगा, देखो यहाँ सिर्फ बचेगा तुमको, हाँ 2 cos थीटा बचेगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ये बचेगा। आगे बढ़ोगी इसमें, ये हो जाएगा मोड वेक्टर ई। अच्छा, ये स्क्वायर मैंने दिया है तो स्क्वायर गलत है, स्क्वायर को इरेज कर दो। मोड वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, और अंदर में लिखो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर है तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से। तो देयरफॉर मोड वेक्टर ई इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया। हो गया। हाँ, ये डेरिवेशन हुआ। अब इसमें केस फर्स्ट एंड केस सेकंड है। Sir, wait for a minute. इसको मिटाता हूँ सिर्फ। देखो, इसके बाद मैं क्या करूंगा, केस फर्स्ट। When point C, देखो, when point C lies on the axial line of the dipole, axial line of the dipole, जब पॉइंट सी एक्सियल लाइन पर होगा तो तुम खुद सोचो कि ये सी पॉइंट अगर यहाँ आ गया तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? ये लाइन ऐसे, जो लाइन है ये लाइन ऐसे हो जाएगा तो थीटा तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। इन दिस केस मोड वेक्टर ई, ये तो एक्सियल हो गया अपना, एक्सियल लिख दो ए इक्वल टू, इसी फॉर्मूला में बैठाओगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब अंडर रूट, ये 3 into 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1। देख लो, cos थीटा 1 है, cos 0 डिग्री, cos थीटा इक्वल टू cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ cos थीटा के बदले 1 बैठा दिए, जो सामने देख लो। तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये तुमको आ जाएगा E एक्सियल हो गया और P एक्सियल इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, और ये 3 + 1 4 हो गया, नहीं हो गया? जो कि 2 हो जाएगा। लास्ट में सीधे लिख देता हूँ E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये मतलब एक्सियल, ASIL, P एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर 2p बाई आर क्यूब आ गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, तो 2p बाई आर क्यूब। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही ना होता था। फिर आप नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मिटा देता हूँ, इधर लिखता हूँ। हाँ, सीधे सीधे वो रहने देता हूँ, मिटाने की जरूरत नहीं है, इसको मिटाता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। सर वो नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे आप उधर चले गए थे ना, तो वीडियो में आपका नहीं आ रहा था, वही बोल रहे थे। अच्छा, ठीक। वो लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं? हाँ
बात नहीं करो। हाँ देखो ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है ना। अब देखो वेन पॉइंट सी lies on the equatorial line of the dipole. So therefore theta equal to 90 degree. So cos theta equal to cos 90 equal to 0 degree, equal to 0, not 0 degree. cos 90 0 होता है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन तुमको ऐसे नहीं होगा, जब सीधा खड़ा हो जाए तो ये थीटा तो 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 90। तो ये तब क्या होगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा तुमको अंडर रूट इक्वेटोरियल हो जाएगा 1/4πε0 p/r³ अंदर में हो जाएगा 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 1। ये cos थीटा के ऊपर 0 हो जाएगा, तो फिर 1 ही रह जाएगा। यानी कि पूरा तो इक्वेटोरियल लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ E∗ U। ठीक है, E∗ इक्वल टू हो गया 1/4πε0 p/r³। एट एनी पॉइंट में दोनों केस आ जाता है, इक्वेटोरियल भी आता है, एक्सियल भी आता है। बस हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन हो गया। अब एक एंगल के बारे में देख लो। सर आप एक बात मानेंगे? पहले लिखने दो। आप एक बात सुनते थे, नहीं, अभी पहले डेरिवेशन को पूरा करने दो, उसके बाद बोलना। देखो एंगल की बात मैं कर रहा हूं कि अगर वेक्टर E2 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो फिर उसके साथ भी अल्फा बना सकता है, और नहीं इसके साथ हो जाएगा। आप बात नहीं करो। देखो ये अगर एंगल अल्फा है, ये एंगल अगर अल्फा है, इधर देखो ये एंगल अल्फा है, तो फिर देखोगे कि tan अल्फा जो होगा मोड वेक्टर E2 बाय मोड वेक्टर E1 imply that tan अल्फा मोड वेक्टर E2 का फॉर्मूला बैठाओगी 1/4πε0 p sin θ/r³, और इसका वैल्यू r³ है भाई। p cos θ/r³, आइए हो जाएगा 1/4πε0 2p cos θ/r³। r³ से r³ कैंसिल हो गया, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan अल्फा इक्वल टू
1/2 tan थीटा। So therefore alpha equal to tan inverse half tan थीटा। ये हो गया। अब ये लिखने के बाद तुम फिगर बना सकती हो, ठीक है।